वेलकम टू डीप डाइव बाय रोशन कुमार। इस में हम बायोलॉजी का कंप्लीट हाई यील्ड रिवीजन करेंगे। सेल बायोलॉजी, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल डिवीजन, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, बिल्कुल यूपीएससी, बीपीएससी और एसएससी लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसकी नब्ज पकड़नी जरूरी है। सीधी सी बात है, यह है जीवन का अध्ययन। इसमें दो बड़ी शाखाएं हैं, जूलॉजी जहां हम जंतुओं की बात करते हैं, और बॉटनी जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन होता है। बिल्कुल। और एग्जाम्स में सबसे पहले सवाल यहीं से बनता है, इनके जनक कौन है? ये नाम रट लेने हैं। जूलॉजी के जनक हैं एरिस्टोटल और बॉटनी के हैं थियोफ्रास्टस। और बायोलॉजी शब्द ये भी तो पूछा जाता है। हाँ, बायोलॉजी शब्द सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवेरनस ने 1802 में इस्तेमाल किया था। ये तीनों फैक्ट सीधे सीधे एमसीक्यू बनते हैं। और बायोलॉजी की कहानी शुरू होती है उसकी सबसे छोटी इकाई से। अगर हम किसी भी जीव को एक इमारत माने तो उसकी सबसे बुनियादी ईंट है कोशिका यानी सेल। सही कहा। ये सिर्फ ढांचा ही नहीं बनाते, बल्कि सारे काम भी यही करती है। इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। इसकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जी, 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाएं देखी और उन्हें सेल नाम दिया, पर वो मृत कोशिकाएं थीं। अच्छा, तो जीवित कोशिका किसी और ने देखी? हाँ, पहली बार जीवित कोशिका जैसे बैक्टीरिया को देखने का श्रेय जाता है एंटनी वैन ल्यूवेनहुक को। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। इसके बाद आई सेल थ्योरी, जिसे 1838-39 में श्लाइडन और श्वान ने दिया। उन्होंने कहा कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। यह तो एक बहुत बड़ी खोज थी तो, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी कमी रह गई थी। उनका सिद्धांत ये नहीं समझा पाया कि नई कोशिकाएं आती कहां से हैं। मतलब क्या वो अपने आप कहीं से भी बन जाती हैं? यही सवाल था। इस पहेली को 1855 में रुडोल्फ विर्शॉ ने सुलझाया। उन्होंने एक लैटिन लाइन कही जो अमर हो गई, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। हाँ। इसका मतलब है हर नई कोशिका एक पुरानी पहले से मौजूद कोशिका से ही बनती है। एकदम सही। इसने सेल थ्योरी को पूरा किया। मतलब कोशिकाएं हवा में से पैदा नहीं होती। ये तो वाकई एक क्रांतिकारी विचार था। अब कुछ सीधे एग्जाम वाले वन लाइनर्स पर आते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। जरूर। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसे पीपीएलओ भी कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। और जब बात मानव शरीर की हो, हाँ। तो 3 अलग-अलग फैक्ट्स हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, बिल्कुल। सबसे लंबी कोशिका है हमारी तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल। सबसे बड़ी कोशिका है ओवम यानी महिला का अंडाणु। और सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म यानी पुरुष का शुक्राणु। इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिकाओं की बात की, लेकिन इन सभी कोशिकाओं में, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, एक चीज कॉमन है, वो तरल पदार्थ जिसमें जिंदगी की सारी केमिस्ट्री होती है। इसी को जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं ना? एकदम सही। पोकिंजे ने 1839 में ये नाम दिया और महान जीव विज्ञानी हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा। क्योंकि कोशिका के सारे जरूरी काम इसी में होते हैं। जी, इसमें लगभग 80% तो पानी ही होता है। बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और दूसरे अणु। और इसे भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसे ऐसे समझिए, पूरी कोशिका एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर जो बड़ा सा कंट्रोल रूम है वो है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। उस कंट्रोल रूम के अंदर जो लिक्विड है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। और कंट्रोल रूम के बाहर पूरी फैक्ट्री के फ्लोर पर जो लिक्विड फैला है वो साइटोप्लाज्म हुआ। बिल्कुल। और इन दोनों को मिलाकर बनता है प्रोटोप्लाज्म। ये बढ़िया एनालॉजी थी। अब इसी आधार पर कोशिकाओं को 2 बड़े खेमों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हाँ, और अंतर बिल्कुल साफ है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो यानी पुराना या अविकसित। ये प्राचीन कोशिकाएं हैं। इनमें कोई असली झिल्ली वाला केंद्रक नहीं होता।
तो उनका जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है? उनका जेनेटिक मटेरियल बस साइटोप्लाज्म में एक जगह इकट्ठा रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यूकैरियोटिक मतलब यू यानी असली या विकसित? हाँ, तो इनमें एक असली केंद्रक होता है। बिल्कुल। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एक झिल्ली वाले केंद्रक के अंदर सुरक्षित रहता है। दूसरा बड़ा अंतर है कोशिकांगों का। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी जैसे झिल्ली वाले कोई कोशिकांग नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक में ये सभी होते हैं। हाँ, एक और की पॉइंट, प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80S। बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के क्लासिक उदाहरण हैं। हम, पेड़ पौधे, फंगस सब यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, तो हमने कोशिका को दो बड़े खेमों में बांट दिया। अब चलिए एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक सफर पर चलते हैं। मानो हम एक शहर में दाखिल हो रहे हों। सबसे पहले हम मिलेंगे शहर की बाहरी दीवार से, यानी कोशिका भित्ति या सेल वॉल से। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दीवार हर शहर में नहीं होती। सेल वॉल केवल पादप, कवक, शैवाल और बैक्टीरिया में होती है। जंतु कोशिकाओं में यानी हम में ये नहीं होती है। सही, इसका काम है सुरक्षा और आकार देना। और दिलचस्प बात यह है कि हर किंगडम ने अपनी सुरक्षा के लिए एक अलग मटेरियल चुना है। इस पर सवाल बनते हैं। बिल्कुल। पौधों ने चुना सेल्यूलोज, जो एक मजबूत पॉलीमर है। फंगस ने चुना काइटिन, ये वही मटेरियल है जो कीड़ों का बाहरी कवच बनाता है, काफी मजबूत। और बैक्टीरिया? बैक्टीरिया ने एक अनोखा मटेरियल बनाया, पेप्टिडोग्लाइकिन। और शैवाल में सेलुलोज के साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। ये चारों नाम और उनके किंगडम का मिलान सीधा सवाल है। दीवार के बाद आता है शहर का गेट, यानी कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ये तो सब में होती है। हाँ, ये यूनिवर्सल है। ये जंतु और पादप दोनों में होती है। और ये एक सामान्य गेट नहीं, बल्कि एक स्मार्ट गेट है। ये अर्धपारगम्य यानी सेमी परमिएबल होती है। मतलब ये तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा? जी। इसका सबसे मशहूर मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जिसे सिंगर और निकलसन ने दिया था। ये फॉस्फोलिपिड की 2 परतों से बनी होती है। शहर में घुसते ही हमें एक बड़ा सा नेटवर्क दिखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर। ये क्या काम करता है? ये कोशिका का इंडस्ट्रियल एरिया या प्रोडक्शन यूनिट है। इसके 2 हिस्से हैं। रफ ईआर, जिसकी सतह पर छोटे छोटे दाने यानी राइबोसोम चिपके होते हैं। ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। और दूसरा है स्मूथ ईआर, जो चिकना होता है। ये वसा और कार्बोहाइड्रेट बनाता है। बिल्कुल सही। आपने राइबोसोम का जिक्र किया। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। बिल्कुल। जॉर्ज पैलाडे ने इन्हें खोजा था। ये कोशिका के सबसे छोटे कोशिकांग हैं, और जैसा हमने पहले बात की, ये प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। यहाँ S का मतलब है स्वेटबर्ग यूनिट। ये स्वेटबर्ग यूनिट क्या वाला है? ये हमेशा कंफ्यूज करता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप इन दोनों तरह के राइबोसोम को एक बहुत तेज घूमने वाली मशीन मतलब सेंट्रीफ्यूज में डालें, तो कौन कितनी जल्दी नीचे बैठता है। 80S वाले पार्टिकल 70S वालों से थोड़े भारी और बड़े होते हैं, इसलिए वो जल्दी नीचे बैठते हैं। S बस उनके आकार और घनत्व का एक माप है। आप समझा। तो ईआर में सामान बन गया, अब उसे पैक करके भेजने का काम कौन करेगा? वो काम करेगा गोल्जी अपैरेटस। इसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस या पैकेजिंग डिपार्टमेंट कह सकते हैं। ईआर में जो प्रोटीन और लिपिड बनते हैं, वो यहाँ आते हैं। और फिर गोल्जी बॉडी उन्हें छांटता है, पैक करता है और सही जगह भेज देता है। हाँ, कैमिलो गोल्जी ने इसे खोजा था। पादपों में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और ये गोल्जी बॉडी एक और खतरनाक चीज बनाता है, लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली या सुइसाइडल बैग कहते हैं। हाँ, डेदुवे ने इसे खोजा था। इसका ये नाम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत शक्तिशाली डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जब कोई कोशिका पुरानी, डैमेज्ड या संक्रमित हो जाती है, तो ये लाइसोसोम फट जाते हैं और वो एंजाइम पूरी कोशिका को ही पचा डालते हैं। पूरी कोशिका को ही पचा डालते हैं। ये तो कोशिका का अपना एक सुसाइड बॉम्बर हो गया। पर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल और सुरक्षा तंत्र है। अगर एक संक्रमित कोशिका को खत्म नहीं किया गया, तो वो इन्फेक्शन फैला सकती है, या एक कैंसर सेल को बढ़ने से रोकने के लिए भी ये जरूरी है। मतलब ये कोशिका की सफाई भी करता है। हाँ, इसीलिए इसे स्कैवेंजर ऑफ द सेल भी कहते हैं। एक फैक्ट याद रखें, ये आरबीसी में नहीं होता।
इसीलिए पुरानी आरबीसी को हटाने का काम स्प्लीन यानी प्लीहा करता है, जिसे आरबीसी का कब्र कहते हैं। अब आते हैं शहर के पावर प्लांट पर। कोशिका का शक्ति ग्रह यानी माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल। ऑल्टमैन ने इसे खोजा, बेंडा ने नाम दिया। यहीं पर कोशिकीय श्वसन यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, जिससे भोजन से ऊर्जा निकलती है और एटीपी के रूप में स्टोर होती है। और एटीपी कोशिका की एनर्जी करेंसी है। सही। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक और बहुत हैरान करने वाली बात है, इसका अपना डीएनए होता है। हाँ, और यही तो सबसे दिलचस्प थ्योरी है, जिसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का गोलाकार डीएनए और 70S राइबोसोम होता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी बैक्टीरिया का होता है। एक मिनट, मतलब कोशिका के अंदर एक और जीव, ये तो एक शहर के अंदर एक और देश होने जैसी बात हो गई। बिल्कुल। माना जाता है कि अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया एक आजाद बैक्टीरिया था, जिसे एक बड़ी कोशिका ने निगल लिया, और फिर दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए साथ रहने लगे। वाह, बड़ी कोशिका को ऊर्जा मिली और माइटोकॉन्ड्रिया को सुरक्षा। जी, आज भी ये अपनी उस विरासत का सबूत लिए घूम रहा है। कमाल है। अब पादप कोशिकाओं के खास ऑर्गेनेल की बात करते हैं, लवक यानी प्लास्टिड्स। ये तो सोलर पावर प्लांट की तरह हुए। बिल्कुल सही। ये हाइकेल ने खोजे थे और केवल पादपों में होते हैं। 3 तरह के हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, जिसमें क्लोरोफिल होता है। ये प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, जो रंगहीन होता है। हाँ, ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक, पौधे के लिए भोजन जैसे स्टार्च, प्रोटीन, वसा ये सब स्टोर करता है। और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्णी लवक, जो प्रकृति का कलर पैलेट है। हाँ, ये फूलों और फलों को रंग देता है। इस पर मैच द कॉलम वाले सवाल बहुत आते हैं, जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का गहरा लाल रंग बेटानिन की वजह से, और जब पत्तियां पीली होती है तो वो ज़ैंथोफिल के कारण। ये सब याद रखना होगा। जरूर। शहर में एक बड़ा सा वाटर टैंक भी होता है, खासकर पौधों के शहर में, यानी रसधानी या वैक्यूल्स। हाँ, पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती है, कभी-कभी 90% जगह घेर लेती है। इसका काम पानी, खनिज और दूसरे पदार्थों को स्टोर करना है। इसकी झिल्ली का एक खास नाम है टोनोप्लास्ट, ये पूछा जाता है। और जंतु कोशिकाओं में? जंतु कोशिकाओं में ये या तो बहुत छोटी होती हैं या होती ही नहीं है। और एक ऑर्गेनेल है जो सिर्फ जंतु कोशिकाओं में मिलता है, तारक काय या सेंट्रोजोम। सही। टी बोवेरी ने खोजा। इसका मुख्य काम है कोशिका विभाजन के समय मदद करना। इसे हम आगे समझेंगे। और अब अंत में शहर का कंट्रोल सेंटर, सिटी हॉल या हेडक्वार्टर, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे खोजा। ये कोशिका का दिमाग है, क्योंकि ये कोशिका की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए एक धागे जैसे स्ट्रक्चर में लिपटा होता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। और ये क्रोमैटिन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनता है। जी, एक फैक्ट, स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी और पौधों की सीव ट्यूब्स में केंद्रक नहीं होता, ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें। बहुत बढ़िया। हमने कोशिका के शहर की पूरी सैर कर ली। अब एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर आते हैं, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन। ये 3 तरह का होता है। पहला अमिटोसिस यानी असूत्री विभाजन, जो बहुत सरल है और बैक्टीरिया जैसे अविकसित जीवों में होता है। कोशिका बस बीज से खिंचकर 2 में बन जाती है। दूसरा और सबसे आम है मीटोसिस या मतलब समसूत्री विभाजन, जो हमारे शरीर की ज्यादातर कोशिकाओं में होता है। हाँ, जब हमें चोट लगती है तो घाव भरने के लिए या हमारे बढ़ने के लिए जो नई कोशिकाएं बनती हैं, वो मिटोसिस से बनती हैं। फ्लेमिंग ने इसे खोजा था। और इसकी खास बात यह है कि गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। सबसे जरूरी बात यही है, इसमें एक पेरेंट सेल से 2 बिल्कुल वैसी ही डॉटर सेल्स बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। अगर पेरेंट में 46 है तो डॉटर सेल्स में भी 46 ही होंगे। और तीसरा है मेयोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। ये खास है। ये बहुत खास है। ये सिर्फ जनन कोशिकाओं मतलब जर्म सेल्स में होता है, ताकि शुक्राणु और अंडाणु बन सके। इसमें एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। आधी क्यों हो जाती है? इसका क्या महत्व है? ताकि जब 23 गुणसूत्रों वाले स्पर्म और 23 गुणसूत्र वाले ओवम मिलें तो बच्चे में फिर से 46 गुणसूत्र हो जाएं।
अगर ये आधे न हो तो हर पीढ़ी में गुणसूत्र डबल होते जाएंगे, जो संभव नहीं है। और मियोसिस का एक और बहुत बड़ा महत्व है, क्रॉसिंग ओवर। हाँ, ये पैचिटीने अवस्था में होता है। इसी प्रक्रिया में माता और पिता के गुणसूत्रों के बीच जीन्स का आदान प्रदान होता है। इसी वजह से भाई बहन एक जैसे दिखते हुए भी अलग होते हैं। ये वेरिएशन ही विकास यानी एवोल्यूशन का कच्चा माल है। जब गुणसूत्रों की बात हो ही रही है तो उनकी संरचना को भी समझ लेते हैं। गुणसूत्र डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनी एक संगठित संरचना है। इसमें 2 भुजाएं होती हैं जिन्हें क्रोमैटिड कहते हैं, जो बीच में सेंट्रोमियर से जुड़ी होती हैं। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े। इन 23 जोड़ों को भी 2 तरह से बांटा गया है, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। सही, 22 जोड़े यानी 44 गुणसूत्र ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ये हमारे शरीर के बाकी सभी लक्षणों जैसे आंखों का रंग, लंबाई आदि को नियंत्रित करते हैं। और आखिरी 23वां जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो लिंग का निर्धारण करता है। महिलाओं में XX और पुरुषों में XY। बिल्कुल। और इन्हीं गुणसूत्रों पर जीन्स होते हैं, जो आनुवंशिकता की इकाई हैं। चलिए अब सीधे आनुवंशिकता के अणु यानी डीएनए और आरएनए पर आते हैं। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट है। 1953 में वॉटसन और क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया, जो आज तक मान्य है। ये 2 धागों की एक घुमावदार सीढ़ी जैसा है। और इस सीढ़ी के डंडे बड़े खास नियम से बने होते हैं, बेस पेयरिंग रूल। हाँ, एडेनिन हमेशा थाइमीन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ जुड़ता है और ग्वाइनिन हमेशा साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ जुड़ता है। इसे याद रखें, A = T, G ट्रिपल बॉन्ड C। ये नियम यूनिवर्सल है। और डीएनए का भाई है आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये कैसे अलग है? 3 मुख्य अंतर है। पहला, आरएनए ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दूसरा, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर की जगह राइबोज शुगर होती है। और तीसरा और सबसे बड़ा अंतर जिस पे सवाल बनता है, आरएनए में थाइमिन की जगह यूरैसिल होता है। आरएनए के भी 3 प्रकार हैं जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। बिल्कुल। इसे ऐसे समझें, डीएनए एक मास्टर रेसिपी बुक है जो न्यूक्लियस के सेफ में रखी है। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए उस रेसिपी की एक फोटोकॉपी बनाता है और उसे किचन मतलब राइबोसोम तक लाता है। और इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सही। फिर टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए बाजार से उस रेसिपी के लिए जरूरी सामान यानी अमीनो एसिड्स पकड़ कर किचन तक लाता है। और आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए खुद किचन का शेफ है, जो इन सब सामान को जोड़कर डिश यानी प्रोटीन तैयार करता है। इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या शानदार तरीके से समझाया। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। इसी पूरे सूचना के प्रवाह को सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। एकदम सही। और जब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। कभी-कभी कुछ वायरस में आरएनए से वापस डीएनए भी बनता है, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बेहतरीन। मुझे लगता है हमने सेल बायोलॉजी का पूरा खाका खींच लिया है। अब एक फाइनल रैपिड फायर राउंड हो जाए। यस। मैं एक टर्म या सवाल बोलूंगा, आप उसका सार एक लाइन में बताइए। बिल्कुल, तैयार हूँ। जीवन का भौतिक आधार। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि सारी जैविक क्रियाएं यहीं होती हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या पोस्ट ऑफिस। कॉल्जी काय, क्योंकि ये पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। एटीपी, जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी है? मुख्य रूप से सेल्यूलोज से। और कवक की कोशिका भित्ति? काइटिन से। ओमनी सेलुला एस सेलुला का सिद्धांत किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने, जिसका अर्थ है कि नई कोशिकाएं पुरानी से ही बनती हैं। आनुवंशिक विविधता का मुख्य कारण? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस के दौरान होने वाला क्रॉसिंग ओवर। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता जो पादप में होता है? कोशिका भित्ति और लवक। और पादप कोशिका में क्या नहीं होता जो जंतु में होता है? तारक काय। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम पर। किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ये था बायोलॉजी का कंप्लीट कंपैरेटिव एग्जाम रिवीजन। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या किसी भी मेजर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डीप डाइव बाय रोशन कुमार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम टिश्यू सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम का डिटेल्ड एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस लाएंगे।